जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं शिखर शर्मा क्या कहता है लेखक की सीरीज में आ चुका हूं प्रतिभा स्टूडियो के साथ एक न्यू एपिसोड लेकर। जी हां, इस एपिसोड में हमारे साथ जो लेखक जुड़े हैं वो लेखक ही नहीं अपितु एक शिक्षक हैं और एक समाज सेवी भी हैं। और ये हमारे बीच उपस्थित हुए हैं शहीदों की धरती शाहजहांपुर से। तो हम अपने दोस्त, अपने मित्र आकाश पांडे अंबर जी का क्या कहता है लेखक की सीरीज में स्वागत करते हैं। स्वागत है आकाश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिब हब की टीम को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आप शाहजहांपुर की धरती से, क्योंकि एक शिक्षक के पास बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना और घर के भी अन्य काम, और उसमें भी आप समय निकाल कर हमारी एक रिक्वेस्ट पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहता है ये लेखक की सीरीज़ जो है ना भैया, ये हमारे जो साथी जो हमसे जुड़े हैं उनको साहित्य के बारे में, शब्दों के बारे में और रचनाओं के बारे में बताना है। तो वो तभी जो मतलब उनको इस चीज़ के बारे में बताने का हमारा मतलब बस यही इतना ही है कि लोग इससे भी जुड़े हैं, इसीलिए हमने आपको आज इन्वाइट किया है। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने काव्य यात्रा कैसे शुरू की, क्योंकि बहुत ही मुश्किल रहा होगा पढ़ाई करते करते शिक्षक में आना और उसके बाद काव्य यात्रा, तो हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बताना चाहूँगा, अज्ञे जी कहते हैं कि साहित्य तुम्हारी तुम्ही से पहचान और गहरी करता है। तो खुद से पहचान और गहरी करने के लिए मैंने ये माध्यम चुना और अभी हम शिक्षा साहित्य संस्कारों को लेकर कार्यरत हैं। जैसा कि आपने बताया कि मैं केवल एक शिक्षक ही नहीं हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ, हम एक पुस्तकालय भी चलाते हैं। तो शिक्षा साहित्य संस्कार जो कि हमारा मोटो है, तो साहित्य तुम्हारी तुम्ही से पहचान और गहरी करता है। इस क्रम में मैंने किताबों को चुना, उनसे पढ़ा, सीखा और फिर छलकने भी लग गए। जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप छलकते भी हैं और फिर वो लिखावट का दौर जो है वो शुरू हुआ। और 2019 में जब मेरी पहली जॉब जो बैंक में लगी थी IBPS के थ्रू, IBPS RRB के थ्रू मैं पूर्वांचल बैंक में गया, तो जब वो मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ तो एक प्रेशर रिलीज हो चुका था थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी कविताओं को या जो भी मैं लिखता हूँ मैं उनको तब शेयर करूँ कि मैं थोड़ा सा मजबूती में आ जाऊँ। तो नौकरी लग चुकी थी और मैंने 2019 में अपना पहला मंच शेयर किया था, फरवरी में, मुझे अभी भी याद है। और यहीं लखनऊ से मेरा पहला मंच था और फिर हमने उसको कंटिन्यू किया। शुरुआत में थोड़ा हेजिटेशन रहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे कविताओं ने मुझे जो बनाया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया और उसी क्रम में मैं आज यहाँ पर भी हूँ। तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने भी एक जिक्र किया पुस्तकालय का, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हूँ तो मैंने भी देखा है जो आपके पुस्तकालय का नाम है श्री बच्चन पुस्तकालय। तो कैसे ये ख्याल आया बच्चन पुस्तकालय का, कैसे आपने सोचा कि कविताओं को, रचनाओं को, पुस्तकों को लोगों तक पहुँचाएं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा पुस्तकालय श्री बच्चन पुस्तकालय जो कि हमारे दादाजी के नाम से है। अच्छा। तो हम चाहते थे कि हम संस्कारों से भी लोगों को जोड़ें, संस्कृति से भी जोड़ें और शिक्षा से भी जोड़ें। तो हमारा पुस्तकालय का जो मोटो है वो शिक्षा, साहित्य और संस्कार। हम गांव-गांव जाकर कैंपिंग भी करते हैं और हम जो पुस्तकें लोगों को उपलब्ध कराते हैं वो पूर्णतः निःशुल्क हैं, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और आज हमारे पुस्तकालय में 1000 से अधिक पुस्तकें हैं। बहुत सुंदर भैया, बहुत धन्यवाद। और मैं आपको इसी क्रम में बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हमने 5 सितंबर को जब पुस्तकालय के 3 वर्ष पूर्ण हुए तो हमने उसमें कॉम्पिटिटिव कॉर्नर, प्रतियोगी परीक्षा पुस्तक कॉर्नर भी लगाया हुआ है, जिसमें UPSC, UPSSC, RO, ARO, लोअर PCS, बैंक क्लर्क, SSC, GD और PET, TET, इस तरह की सारी पुस्तकें मौजूद हैं और सब निःशुल्क रूप से मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि समाज में चीज़ों को, शिक्षा को लेकर हो, चाहे साहित्य को लेकर हो, चाहे संस्कार को लेकर हो, एक मजबूती आए, क्योंकि ये चीज़ों जब आप इनसे जुड़े रहते हैं, ज़मीनी स्तर की चीज़ें हैं, तो आप खुद भी मजबूत होते हैं और दूसरों को भी आप अपने आसपास एक अच्छा माहौल बना सकते हैं। तो हम गांव-गांव जाकर भी कैंपिंग करते हैं, पुस्तकें भी उपलब्ध करा रहे हैं और इसी क्रम में हम समय समय पर कार्यक्रम भी करते रहते हैं। जैसे हिंदी दिवस योगदान सम्मान हो गया, या 2 अक्टूबर को हमने गांधी जी उनके जन्म दिवस पर जो है पथ प्रदर्शक सम्मान भी अपने शिक्षकों को दिया। एक स्कूल को चयनित किया और वहाँ से शिक्षकों को बुलाया। तो बीच बीच में इस तरह के सम्मान होते रहते हैं और हर महीने हम जो है बच्चों को निःशुल्क पुस्तक वितरण भी करते हैं, निःशुल्क स्टेशनरी भी वितरित करते हैं, जो कि सामाजिक स्तर से थोड़ा सा चीज़ें उनके साथ नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आएँ और बेहतर
करने के क्रम में चीज़ों में संलग्न हूँ। तो देखिए दर्शक, जो हमारे साथ लेखक जुड़े हैं वो समाज सेवी भी हैं और किस तरीके समाज सेवा कर रहे हैं। परंतु इससे एक प्रश्न पूछेंगे कि ये जो ख्याल है लोगों को पुस्तक वितरित करने का, ये आपके मन में कहाँ से आया? क्योंकि आम तौर पर आज की जो जनरेशन है पुस्तकों पे नहीं जा रही है। किसी की लाइन है कि जूते अब दुकानों पे बिकते हैं और पुस्तकें सड़कों पे बिकती हैं। तो मतलब आप आज के ज़माने में लोगों तक पुस्तक पहुँचाना, साहित्य पहुँचाना, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं एक शाम लेटा हुआ था और मैं आपको बताऊं कि हमारे एक मित्र हैं भानु सक्सेना जी और वो पुस्तकालय में सह पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका में कार्यरत हैं। और हमारा जो छोटा भाई है अमन पांडे, वो पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका में कार्यरत है। तो शुरुआत जब हमने की तो मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे पास कुछ चुनिंदा पुस्तकें थीं जो मैं पढ़ता था और इसी क्रम में मुझे लगा कि वो पुस्तकें जब मैं पढ़ लेता हूँ तो वो रखी रहती हैं कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में, और ऐसा बहुत कम होता है कि हम किसी पुस्तक को एक बार पढ़ लें तो हम दोबारा उसको उठाकर पढ़ें। हालांकि कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें उनमें से बहुत कुछ नया मिलता है जो कि हमारे बहुत काम आता है जीवन में। तो इसी क्रम में मैंने भानु को फ़ोन किया और मैंने उसे बताया कि इस तरह का एक ख्याल आया है और मैं चाहता हूं कि हमारे पास या तुम्हारे पास भी जो पुस्तकें हों उनकी हम एक लिस्ट बनाएं। और उनमें फिर मैंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से कॉम्बो उठाए और चीज़ें की, तो हमने एक कलेक्शन किया। और शुरुआत में जब हम बहुत से लोगों के साथ में बैठे, मैंने उन्हें बताया भी, तो सामने से ये चीज़ें आई कि भैया आप भले ही 5 रुपये लीजिए, 2 रुपये लीजिए, लेकिन एक मिनिमम थोड़ा सा रख दीजिए, क्योंकि हाँ निःशुल्क जो होता है ना उसकी कोई कद्र नहीं करता है। बात सही है आपकी। लेकिन मेरा मोटिव जो था ये था कि अगर मैं 1 रुपये भी लूँगा, 2 रुपये भी लूँगा, तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जाएगा कि ये निःशुल्क तो रह नहीं गया। लेकिन मैं चाहता था कि मैं चीज़ों को अच्छे से उपलब्ध भी कराऊँ, लेकिन वो पूर्णतः निःशुल्क हों चीज़ें। हम लोग गाइड भी करते हैं, समय समय पे प्रतियोगी परीक्षाएं भी कराते हैं और सम्मानित भी करते हैं, पूरा एक सम्मेलन भी करते हैं। अभी हमने साहित्य सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन और संस्कार सम्मेलन एक पूरे दिन का प्रोग्राम रखा था, ठीक है। उसमें हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने जो हमारे विद्यार्थी आए थे या जो भी और हमारे आसपास के लोग थे उनको पूरी तरह से जागरूक किया शिक्षा, साहित्य, संस्कारों को लेके। तो अगर हम यहाँ पे कुछ कॉस्ट रख देंगे तो जो हमें लगता है जो संख्या होगी, जो सीखने वालों की संख्या होती है, एक तो पहले से ही कम है, ठीक है, पुस्तकों से जुड़ना वैसे भी कम हो चुका है। लेकिन अगर बीच में हम कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कुछ चीज़ों को ले आते हैं तो वो और कम हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चीज़ें कम हो, तो इस वजह से हम लोगों को एक अलग तरीके से भी जागरूक करते हैं। हमारे पुस्तकालय तक जो भी आता है एक अच्छी संख्या में पुस्तकें पढ़ता है, तो इस वर्ष हमने एक सम्मान भी दिया था, बेस्ट रीडर, पाठक ऑफ द ईयर। हाँ, ये मैंने देखा था। पाठक ऑफ द ईयर का भी सम्मान हमने दिया था। वो इसी क्रम में दिया था कि बाकी लोग भी जागरूक हों। हम ये नहीं कह रहे हैं पाठक ऑफ द ईयर जो है किसी एक को ही देंगे। अगर एक अच्छी पुस्तकें, एक अच्छी संख्या में पढ़ने वाले और भी हमारे पाठकगण हैं तो हम उन सबको सम्मानित करेंगे। और कहीं ना कहीं जो सम्मान होता है वो हमें एक नई ऊर्जा देता है और उस दिशा में और भी अच्छा करने के लिए हमें आगे संलग्न करता है कि हम चीज़ें करते रहें। तो जहाँ तक मैं आकाश पांडे अंबर को जानता हूँ, वो शिक्षक होने के साथ साथ आज उन पौधों को सींच रहे हैं कि अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाए तो वो ढह जाएंगे और कम पानी दिया जाए तो वो उगेंगे ही नहीं। मैंने बात सही कही? तो शिक्षक की भूमिका में आपने जो एक मुहिम चलाई कि छोटे छोटे बच्चों को कविता की तरीके से समझाना और क्रिएटिव तरीके से प्रॉप्स बना के समझाना, उनके अंदर जो साहित्य है, हिंदी है, उनके अंदर उतारना, ना कि पढ़ाना। पढ़ने पे इंसान भूल जाता है, आपने उतारा। और आपकी इस मुहिम को उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद ने भी सम्मानित किया और आपकी इस मुहिम को भारत के कई राज्यों में कई शिक्षक अपना रहे हैं। जहाँ तक कि मुझे लगता है, मैंने जहाँ तक देखा है बाहर भी ये चीज़ें अपनाई जा रही हैं। तो एक आकाश पांडे अंबर नाम का व्यक्ति जिसने लाखों मतलब सरकारी दुविधाएं झेली, मैं ऐसा कह सकता हूँ, ट्रेनों के धक्के खाए और तमाम तरीके से मजबूत हुआ, फिर अपने आप को एक शिक्षक बनाया। फिर उसके दिमाग में क्या ऐसा आता है कि वो सोचता है कि ये जो बच्चे हैं इनको समय समय पे खाद पानी मिले कि एक प्रॉपर पेड़ बन के तैयार हो। क्या सोचता है, क्या सोचते हैं आकाश पांडे जी? मैं ये जानना चाहता हूँ। आपको बताता हूँ, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा, आपने भी बताया कि मैं बैंक में कार्यरत था। जो मेरी पहली जॉब थी वो बैंक में थी IBPS के थ्रू। तो जब मैं वहाँ गया और मैं कुछ टीचर्स को जो कि वायरल मोड में थे, आते थे, वो किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को, तो मेरे अंदर भी एक इच्छा जागृत होती है, क्योंकि मैंने लखनऊ में टीचिंग भी की है। जब मैं यहाँ रहा हूँ तो मैंने एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया भी है। तो वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक शिक्षक था कि वो चीज़ों को एक अच्छी तरह से बच्चों के बीच डिलीवर करना जानता है। तो जब मेरा सिलेक्शन, मुझे यहाँ मौका मिला आने का, तो मैंने वहाँ ड्रॉप कर दिया।
मैंने अपनी बैंक की जॉब छोड़ दी। कुछ लोग आज भी मुझसे कहते हैं कि अगर आप वहाँ रहते, वो सैलरी कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ रहते तो आप 1 लाख प्लस होते, ये चीज़ें होती, वहाँ आपको ज़्यादा एडवांटेज था, वहाँ पे प्रधान आके आपको नमस्ते करता था, यहाँ आपको प्रधान को नमस्ते करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि सैलरी कम है, सैलरी ज़्यादा है, क्या है। अभी एक वीडियो क्लिप में मैंने जो है रोहित शेट्टी जी को कहते हुए सुना कि आपको अगर एक 500 का या 5000 का जो भी काम आप प्रतिदिन मान लीजिए या पर मंथ मान लीजिए, जितना सैलरी मिलता है, अगर आप उसको 10-20 गुना 1000 गुना करके देते हैं सामने वाले को, प्रकृति को या ब्रह्मांड को या जो भी व्यक्ति हमारे आसपास मौजूद है, तो आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब मैं वहाँ से यहाँ आया, आपने जैसा कि कहा कि मैं बच्चों को पोइटिक फॉर्म में चीज़ें डिलीवर करता हूँ, तो उसका एक कहीं ना कहीं जैसे हम सब एक दूसरे से ही सीखते हैं, ठीक है। तो मुझसे आज हज़ारों टीचर्स जुड़ा हुआ है। उसी क्रम में यूएसए से एक टीचर जुड़ी हुई है मेरे साथ। उन मैडम ने मुझे बताया कि आकाश जी, यहाँ जो है वो सारा कंटेंट बच्चों को, चाहे वो फ्रूट्स नेम हो, चाहे वो कलर्स नेम हो, चाहे वो कैपिटल्स हो, स्टेट हो, जो भी कुछ कराया जाता है वो पोइटिक फॉर्म में दे दिया जाता है। अच्छा, आप भी कहीं ना कहीं इस बात को मानेंगे कि जो पोइटिक होता है, जो राइमिंग होती है, वो क्लिक होती है। ये बात तो सही है। दुकान शब्द हैं, हरा, ठीक है, और इस तरह से चीज़ें जब कलर्स में वो कराएंगे तो ग्रीन, मीन और चीज़ों को जब जोड़ते हैं तो बच्चे में एक अलग ही डोपामिन रिलीज़ होता है सीखने के क्रम में, तो वो बच्चा जल्दी कनेक्ट करता है। तो मैंने भी यहाँ जो हमारी राजधानियाँ हों या और भी चीज़ें हों, तो मैंने उस चीज़ को लागू किया और मैंने बच्चों में फ़र्क देखा। अच्छा, मैं इस बात की तो फुल गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको 10, 20, 50 कविताएं याद हैं, ज़रूरी नहीं आपको अपनी ही कविताएं याद हैं, किसी भी राइटर की याद है, एक अच्छी कविताएं याद है, तो आप में कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। या किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने, किसी महफिल में आप अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि आपका जो वोकैब है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, जो आपका शब्द भंडार है वो अच्छा हो चुका है। तो मेरी कोशिश ये है कि बच्चों में जब वो शब्द भंडार हो जाएगा तो वो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो वो किसी के सामने भी किसी चीज़ को लेके, चाहे पढ़ाई के मैटर में हो, चाहे आगे कुछ और करने के, उनमें एक नया जज्बा आएगा और चीज़ें होंगी। और बच्चों में जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं, देख पा रहे हैं कि चेंजेस आए हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ। और इससे पहले मैं जिस विद्यालय में था, अभी मेरा घर के पास वाले विद्यालय में ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन जब मैं अपने पहले विद्यालय में था वहाँ मैंने बदलाव किए। तो हमारी जो कहानी थी वो यूपी बेसिक एजुकेशन के ट्विटर और सोशल मीडिया के जो भी हैंडल्स थे, सारे हैंडल से बदलाव की कहानी, बेसिक के बदलाव की कहानी के रूप में शेयर हुई थी। और मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई किसी को अप्रिशिएट करे, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे तो अच्छा होने की, अच्छा करने की, अच्छा बनने की संभावना और अधिक हो जाती है। तो इसी क्रम में बच्चों के साथ काम करना जारी है और उसे मैं जारी। आपने भी कहा कि एक लेखक को 20, 25, 50 कविताएं याद होती हैं, तो आकाश पांडे जी की कौन से ऐसे कवि हैं जिनको बहुत सुनते हैं? मैं पुराने दौर में भी, आज के दौर में भी, और आपके वो कवि साथी जो आपके साथ हैं, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा कवि झूम है, तो उसमें आप किन किन को सुनते हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बताना चाहूँगा, अगर आप पुरानों की बात करें जिन्होंने हमें एक अच्छा साहित्य दिया है, उसी क्रम में रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, निराला जी हो गए, और भी अच्छे अच्छे लेखक हैं, महादेवी वर्मा जी हो गई, उनको मैं सुनता हूँ, ठीक है, पढ़ता हूँ। और इसी क्रम में जो हमारे नए चेहरे जो हैं, जैसे अमन अक्षर जी हैं या स्वयं श्रीवास्तव जी हैं और विष्णु सक्सेना जी हैं, ठीक है, हम किसी से भी, ज़रूरी नहीं है कि किस तरह का कंटेंट आ रहा है, हम उससे लेना क्या चाह रहे हैं, तो उसमें से आप अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि चीज़ें याद होनी चाहिए, तो रश्मरथी से मुझे काफ़ी कंटेंट याद है। अगर मैं चाहूँ तो मैं घंटे 2 घंटे वो सुना सकता हूँ। 2 बंद तो रश्मिरथी के, बिल्कुल। मुझे तृतीय सर्ग बेहद पसंद है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं बिचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कवि उफ करते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरतरत रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खमठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और गुड़ बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, बहती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया।
जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोरते हैं, पल पल जाते हैं हमें जगाकर ही, सतपथ की ओर लगाकर ही, वाटिका और नव एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी तेज सुगर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाच्छा ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते वाह हैं। भाई वाह वाह भाई वाह। तो ये तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी का तृतीय सर हो गया, परंतु आकाश पांडे अंबर जी जो कि खुद भी एक कवि हैं, तो अगर वो खुद की भी कुछ रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, मैं अवश्य सुनाऊंगा। 4 मिसरे रखता हूँ कि घर से जब भी पाँव हमारे निकलेंगे, आय हाय, घर से जब भी पाँव हमारे निकलेंगे, केवल बुझते दीप जलाने निकलेंगे। आय हाय, और अलमारी क्या क्या हम समेटे हुए होते हैं कि घर से जब भी पाँव हमारे निकलेंगे, केवल बुझते दीप जलाने निकलेंगे, अलमारी दिल की जब खोली जाएगी, सबसे ज्यादा गम के पौधे निकलेंगे। हाय गजब, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसी बीच एक प्रश्न जो मैं पूछूंगा वो तो यहाँ से मतलब आपकी यात्रा से रहेगा, मतलब इसी बीच मैं जो एक प्रश्न पूछूंगा वो तो आपकी इसी यात्रा से रहेगा, परंतु उसके बाद जो मैं प्रश्न पूछूंगा मैं चाहूँगा ना आप एक शिक्षक होके ना एक आप कवि होके उसका जवाब दें, आप उसका जवाब दें एक विद्यार्थी होके जब आप इस सरकारी पेपरों की तैयारी कर रहे थे। हमारा पहला प्रश्न ये है कि जब आप इस लाइन में आए, मतलब आपने जब 12वीं की उसके बाद अपनी पढ़ाई की, तो जब आपने सोचा कि मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए, क्योंकि आजकल अगर मैं आपसे ये सवाल ये भी पूछूं कि क्या जितने भी कवि हैं, मतलब अमूमन मैंने देखा है कि जितने भी कवि हैं लेखक हैं वो अधिकांश जितने भी लोग हैं वो अधिकांश लोग ऐसे हैं कि जो सरकारी पेपर की तैयारी करते हैं। तो आपका भी क्या यही मानना था कि आप जब तैयारी में आए, मतलब कवि भी थे आप, मतलब लिखना भी शुरू कर दिया और इस लाइन में भी आना था, तब उस बीच आकाश पांडे अंबर जी कैसे खुद से लड़ रहे थे, मैं वो जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। एक जद्दोजहद हमेशा चलती रहती है कि हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हम इस चीज़ में अच्छे हो सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है, कई बार हम सुनते हैं कि एक तरफ लोग कहते हैं आपको मल्टीटास्कर होना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए। दूसरी तरफ वो ये भी बहुत से कोटेशंस रहते हैं और कहते भी हैं लोग कि अगर आप अपना फोकस डिवाइड करेंगे चीज़ों पे, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो आप किसी भी एक चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे आपने कहा कि जब मैं शुरुआत में लड़ रहा था, एक विद्यार्थी जब मैं था, उसके उन चीज़ों को लेकर मैं बताऊं तो मैं तैयारी कर रहा था। मैंने आपको सही बताऊं, मैं बैंक में जॉब करने गया, लेकिन मैंने तैयारी एसएससी से शुरू की थी। लेकिन होता क्या है कि जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो डिपार्टमेंट अपनी भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ़ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही मैं लेवल अप करता था, कट ऑफ ये रहती थी, मैं यहाँ, कट ऑफ ये, मैं यहाँ, तो इस तरह से चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने स्विच किया। स्विच इस तरह से किया, मुझे लगा कि बैंक में मुझे लगता है कि मुझे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वो रेगुलरली चीज़ें अपडेट होती रहती थी। एसएससी थोड़ा लेट करता था चीज़ों को, और एक विद्यार्थी होने के नाते आप थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को, रीजनिंग पावर भी यूज़ करते हैं कि डिसीजन मेकिंग आप में एक आ जाती है तैयारी करते करते कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या हासिल हो सकता है। तो फिर मैंने बैंक की तरफ स्विच किया, वहाँ तैयारी की। और तब ये भी चीज़ें चलती थी, जैसा कि आपने कहा कि एक कवि भी हैं, क्या इस यहाँ भी अपना कायम की जा सकती हैं चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मैं एक संदेश ये भी देना चाहूँगा अपने युवाओं को, जो भी सुन रहे हैं, हमारे साथी सब हमारे साथी ही हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है बहुत जल्दी में होते हैं चीज़ों को पाने की, कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। हमें लगता है थोड़ा सा, हमें जब लास्ट टाइम आता है किसी चीज़ का, जैसे हमारे पेपर ही हो, जब हमारे एनुअल एग्ज़ाम आते हैं तो हमको भी थोड़ा लगता है कि एक प्रेशर है और हमें बाकी सारी जगह से फोकस हटा के एनुअल एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। जो कि हमारी मार्किंग है, जो हमें परसेंटेज मिलेगी, वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाली है। तो जो चीज़ लाइफ टाइम हमारे साथ रहने वाली है, हमें उसकी कद्र भी करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना भी चाहिए। तो जब मैं विद्यार्थी था तो मैं बाकी भले ही मैं मिसलेनियस चीज़ें करता था, लेकिन मैं लास्ट टाइम पे अपना फोकस एक जगह बनाए रखता था, जिससे कि मुझे वो चीज़ मिले जो मैं चाहता हूँ। और शायद एक यही सबसे बड़ा कारण भी रहा है कि मैंने बैंक में जॉब की। बैंक में जॉब करने के बाद मैं आज एक शिक्षक भी हूँ, और शिक्षक होने के साथ साथ मैं चीज़ों को इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं अपने विद्यालय के लिए काम नहीं कर रहा हूँ केवल, मैं आज हज़ारों विद्यालयों के लिए काम कर रहा हूँ। ये तो एक समाज की सेवा हो गई। जी बिल्कुल। तो और उसमें भी मैं शिक्षा, साहित्य और संस्कारों का समावेश, एक जो बैलेंस है वो बना रहे। अगर आपके अंदर, आप केवल शिक्षित हैं तो ज़रूरी नहीं आप में साहित्य और संस्कार भी हो, लेकिन आप में शिक्षा के साथ साथ साहित्य और संस्कार भी हैं, तो आप एक कंप्लीट मैन, कंप्लीट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, जो
आपके साथ बैठेगा, वो इतनी वाइब्स आप उसको देंगे बगैर कुछ कहे, वो खुद ही लेकर जाएगा आपसे ऐसी चीज़ें कि जो उसके जीवन भर काम आएंगी। तो आपको भी एक कंप्लीट मैन बनाता है शिक्षा, साहित्य, संस्कार। तो इन सारी चीज़ों पर भी हमें वर्क करना चाहिए, और मैं इस तरह से सोचता हूँ, और ये जर्नी इस तरह से कुछ रही है। तो दोस्तों, जैसे मैंने इनसे बात की और इन्होंने कहा एक अलग वाइब आती है, तो ये बात सच है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारी लेखक की सीरीज़ में हम आपसे 3 कवियों के बारे में बताया, तो उन 3 कवियों ने भी, चाहे शेखर जी हों, चाहे कमल जी हों और चाहे आकाश अंबर जी हों, तो इन लोगों ने भी क्या बताया कि पहले आप कहीं सेटल हो जाइए, फिर कविता की लाइन में आइए, क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। पर अब जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न ऐसा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग का हाल जो अब है, जो आपने नौकरी पाई तब था, तो उनमें क्या डिफरेंस है? और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में जाना जा रहा है कि बहुत दिनों से पेपर नहीं हो रहे हैं या पेपर लीक हो रहे हैं, मैं चाहूँगा कि दर्शक इन्हें शिक्षक और लेखक होके ना सुने, एक आम विद्यार्थी की तरह जो इन्होंने झेला, तो और जब ये बताइए आप शिक्षकों को कि आज का आज का तौर तलन कैसा और का चलन कैसा है, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आज के जो स्टूडेंट सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें भी कुछ लेखक होंगे, उसमें भी कुछ बढ़िया से कलाकार होंगे जो इस सरकारी नौकरी की तरफ भी हैं, जिन्होंने ये भी पाना है वो भी पाना है। तो उनके लिए आप आज के बच्चों को क्या बताना चाहेंगे जो हमारा एपिसोड देख रहे हैं? देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था बेसिक में, तो हमारे जो बेसिक के स्कूल्स थे, तो उस टाइम पे कायाकल्प होने लगे थे विद्यालयों के। जो इस सरकार में हुए हैं उनकी दशा दिशा बदली है। पहले से जो पहले केवल सफ़ेद कोरी दीवारें दिखती थीं, अब वैसा नहीं रहा है। अब आप जाएंगे तो आपको जो 19-20 पैरामीटर हैं जिन पे काम किया गया है, चाहे वो टाइलीकरण हो, चाहे वो रंग रोगन हो, चाहे वो TLM को लेके हो, चाहे फर्नीचर को लेके हो, तो उनमें बदलाव आए हैं। तो आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, इवन मेरे भी विद्यालय में आए हैं, आसपास के किसी विद्यालय में भ्रमण करें तो आप देखेंगे कि वहाँ जो जितने भी पैरामीटर्स पे काम किया गया है वो बच्चों के हित में पूरी तरह से हैं। क्योंकि जब हम जहाँ भी रहें वहाँ जब हम एक अच्छी सराउंडिंग बनाते हैं तो हमारा वहाँ कार्य करने में अधिक मन लगता है, और जहाँ हमारा अधिक मन लगेगा तो सीखने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो खुद ब खुद बढ़ गई। अच्छा, तो जैसे कि आजकल जैसे मुझे पता है, लोग कहते हैं कि जो सरकारी स्कूल थे गांव के, वो शादी ब्याह में वो सिर्फ रिश्तेदारों को रोकने के काम आते हैं, जो मुझे पता है। परंतु जब आप इस लाइन में गए तो आप क्या कहते हैं कि आज भी यही है कि सरकारी स्कूल रिश्तेदारों को रोकने के काम आते हैं, कि ऐसा नहीं है? नहीं, अभी मैं बताऊंगा। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देखें तो अभी रिसेंटली एक कार्रवाई हुई है, तो अब वो चीज़ें पूर्णतः बदल चुकी हैं। अब जो विद्यालय हैं वो केवल एक विद्या के मंदिर के रूप में ही बच्चों के लिए ही समर्पित हैं पूर्ण रूप से, और ये ऐसी चीज़ें अब बहुत बहुत कम हो गई हैं। पहले अगर 99% थी तो अब केवल 1% से मटके रह गई हैं, जो कि बच्चों के हित में, उनके अभिभावकों के हित में, समाज के हित में बहुत ज़रूरी थी। और इसके लिए मैं सिस्टम को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सिस्टम ने चीज़ों को बदला है, चाहे वो शुरुआत ज़मीनी स्तर से हुई हो और आज से फर्श तक की यात्रा। देखिए, आप एक लेखक हैं, आपने सिस्टम को धन्यवाद तो दे दिया, क्योंकि लेखक निष्पक्ष होता है, फिर भी आपने सिस्टम को धन्यवाद दिया, हालांकि ठीक है। परंतु जो लोग सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि अपना तो नौकरी पा लिए, अब हमको बड़ा दिक्कत हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। तो इसमें आकाश पांडे जी क्या कहते हैं कि सिस्टम इसमें क्या करे कि पेपर ना लीक हो और बच्चों को पेपर मिले? बिल्कुल। देखो, मैंने इस चीज़ में बहुत विश्वास रखता हूँ कि हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी बारी केवल हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, उसके लिए बहुत से फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। ठीक है, हमारी सरकार जिम्मेदार है, कहाँ से कितनी क्या वैकेंसीज़ आ रही हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कितने हैं कंपेरिजन टू वैकेंसीज़। वैकेंसी अगर एक है उस पर फाइट करने वाले 1000 हैं, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। तो अगर हम चीज़ों को सिस्टमेटिकली लेके चलते हैं तो एक दौर ऐसा पक्का आएगा जिसमें एक अच्छी मात्रा में चीज़ें हो रही होंगी इन कंपेरिजन टू, जैसे अगर मैं बैलेंस बना रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि ये चीज़ें बनी रहें। बाकी हम अपनी बारी का इंतज़ार करें, और मैंने 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगा कि हम मल्टीटास्कर बने सच में, क्योंकि अगर हमारे पास विकल्प हमेशा होने चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास नौकरी का विकल्प ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास दूसरा विकल्प तो रहे कम से कम, क्योंकि नौकरी में केवल ऐसा ही थोड़ी ना आप तैयारी कर रहे हैं, आप होशियार हैं, जॉब नहीं आई, वैकेंसीज़ नहीं आई। दूसरी बात यह है कि वैकेंसीज़ आई लेकिन आप ओवर एज हो चुके हैं। यानी आप सीधा कह रहे हैं प्रिपरेशन फॉर प्लान बी। हाँ, प्रिपरेशन फॉर प्लान बी होना भी चाहिए। ठीक है, और केवल देखो, बहुत से बार ऐसा भी होता है कि हम जॉब में चले गए, जॉब में हमारा मन नहीं लग रहा है, इन केस भाई ऐसा भी होता है। अगर आप केवल
पैसों के लिए जा रहे हैं जॉब में तो अलग बात है, अगर आप वहाँ जाके सच में चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, सच में वो कार्य करना चाह रहे हैं जो आपको करने को मिला है, जिससे आप एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं, अपने हिस्से के भारत का निर्माण तो कम से कम कर ही सकते हैं। और छोटे छोटे टुकड़ों में जब चीज़ें होंगी तभी तो हमारा भारत विश्वगुरु कहलाएगा, विश्वगुरु बनेगा। हम चाहेंगे कि ऐसी ही सोच हमारे समाज में और डेवलप हो। और हम आपसे ये प्रश्न करते हैं एक शिक्षक के माध्यम से कि जिस तरह आप जिन पौधों को सींच रहे हैं साहित्य से, संस्कार से, शब्दों से और हिंदी से, क्योंकि आजकल क्या है, हिंदी का प्रचलन बहुत कम होता जा रहा है, लोग विदेशी भाषा को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में आकाश जी द्वारा सिंचित पौधे समाज में हिंदी का विस्तार करेंगे? जी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से करेंगे। अरे ठीक है, और वो आपको दिखेगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत से जो दर्शक हैं जो इसको देखेंगे वो जुड़े हुए हैं, वो मेरे कार्य को हमेशा से देखते आ रहे हैं। और मैं इस नए साल पर, देखिए मैं तो फिलहाल मैं ये मानता हूँ कि हर दिन नया दिन है, हर दिन आपका नया जन्मदिन है। ठीक है, हमें साल में अपना जन्मदिन केवल एक दिन हम बड़ा एनर्जी से भरे हुए रहते हैं, चीज़ों को करते हैं, आज मुझे ये करना है, ये करना है। मुझे लगता है मुझे हर दिन रह के चीज़ों को, हर दिन उत्सव, जो कि सदगुरु जी कहते हैं कि हर दिन उत्सव, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। और मैं हर दिन को उत्सव की तरह मनाकर बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति समर्पित हूँ। और मैं कुछ यूँ कहना चाहूँगा कि जब आप ये मानिए मैं कुछ लिखता हूँ या आप कुछ लिखते हैं तो आप किसी चीज़ को सेंटर में रख के लिखते हैं, तो मैंने 4 पंक्तियाँ कही हैं, वो मैंने उनको ये सोचकर लिखा है कि जब मेरी अंतिम यात्रा वहाँ तक की होगी और वो मुझसे क्वेश्चन करेगा कि क्या करके लौट के आए हो तुम, तो वो मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ कि नए नगमे सुनाकर लौट आया। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि नए नगमे सुनाकर लौट आया, सभी को गुदगुदाकर लौट आया। नए नगमे सुनाकर लौट आया, सभी को गुदगुदाकर लौट आया, जहाँ पर थी बहारें कंटकों की, वहाँ पर गुल हुआ कर लौट आया। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बस एक थोड़ा मजाकिया प्रश्न है, तो आकाश पांडे अंबर जी जो इतने वायरल हैं, उनको प्रसेव हब के स्टूडियो में आकर कैसा लग रहा है? मैं प्रसेव हब की पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सच में ऐसी ऊर्जा बनी रहनी चाहिए हमारे आसपास, और आप इसको ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा बनी हुई है और आप इनमें अन्य लोगों को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही करते रहिए अच्छा। और आपकी जो पूरी टीम हमारे सामने बैठी हुई है, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं और चाहता हूं कि आप इन चीज़ों को एक बड़े स्केल पर लेके जाएं। और जहां से भी, जिस तरह से भी मैं इसमें काम आ सकता हूं, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। और मैं इस बात को ऑन एयर, ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूं, और बिल्कुल हम साथ चलेंगे। और हम जब साथ चलते हैं, साथ मिलकर चीज़ों को करते हैं, तो एक बेहतर करने के उसमें कामयाब भी होते हैं। जहाँ तक मुझे एक लाइन याद आ रही है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो एक पाँव से भी चल सकते हैं, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो इसी बीच में लेखक और शिक्षक होने पर आप समाज को क्या मैसेज देते हैं, अंत में बस इतना बता के? बिल्कुल, देखिए बहुत से लोग आएंगे, ठीक है, इवन आपके साथी आएंगे जो आपको रोकेंगे, कहेंगे ये गलत हो रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन अगर आपको, हमको पता है कि हम सही दिशा में समर्पित हैं, कार्यरत हैं, तो हमें करते रहना होगा चीज़ों को, क्योंकि वही सब मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगी। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग आपसे आकर ये भी कहेंगे कि आप ये क्या दिखावा कर रहे हो, क्या दिखावा कर रहे हो। तो उनके लिए भी हमारे साथी ने जब मुझसे कहा कि यार मैं भाई आकाश बहुत प्रताड़ित हूँ, मुझसे सब कहते हैं कि मैं दिखावा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो मैंने कहा कि अगर दिखावा करना चाहें कर सकते हैं आप भी, और किसी की खाली झोली भर सकते हैं आप भी। तन मन धन का जोर लगेगा, तन मन धन का जोर लगेगा, अंतर मन का शोर लगेगा, अगर नहीं कर पाए इतना करने वाला चोर लगेगा। हाय 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 हाय। तो दर्शकों, आपने देखा कि आकाश जी ने आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपने सुनी, और इसके लिए हम आकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी तरह की क्या कहता है लेखक की सीरीज में आप सभी जुड़े रहिए, और इस एपिसोड के बाद जो हमारा अगला एपिसोड शनिवार को 7 बजे आएगा, उसे ज़रूर देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे। और हाँ, आखिरी में जो सब कहते हैं वही हम भी कह रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।